अभी स्टार्ट करते हैं। कुल 7 assumptions हैं जो कीन्स ने लिए थे, 6 हम अभी पढ़ेंगे। 7th assumption से आपका लेवल 3 चालू होता है कीन्शियन अप्रोच का, तो वो हम बाद में लिखेंगे, समझेंगे। पहले आप समझ लीजिए फर्स्ट 6 assumptions। क्या कीन्स ने अज्यूम किया दैट इन द थ्योरी, इन द कीन्शियन थ्योरी वी आर डीलिंग इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन मतलब बहुत कम टाइम स्पेन पे ये सारे पोर्शंस, डिमांड कम टाइम स्पेन की बात करेंगे, सप्लाई कम, 1-2 साल का, 5 साल का, इस तरीके से। लॉन्ग रन क्या होता है? इट इज लाइक 20, 30, 40 इयर्स, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग रन। उससे सब शॉर्ट रन में आ जाता है, ठीक है? ओके, सो द थ्योरी इज डीलिंग इन शॉर्ट रन। नेक्स्ट, थ्योरी इज बेस्ड ऑन एक्स एंड प्लान्ड अप्रोच। एक्स एंड, एक्स एंड एक्सपोज्ड, ये दो वर्ड्स हैं। एक्स एंड और एक्सपोज्ड दो वर्ड हैं, इन वर्ड्स को समझो। लास्ट टू लास्ट ईयर जब एग्जाम हुआ था तब इसके ऊपर एक 3 मार्क्स का डेडिकेटेड क्वेश्चन आया था। इस बात को समझो, एक्स एंड या एक्स पोस्ट क्या चीज होती है? पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद में। पोस्ट इज बाद में, पोस्ट को समझ लो। क्या पहले प्लानिंग होती है कि पहले एक्चुअल होता है? पहले प्लानिंग होती है, बाद में एक्चुअल होता है। ऐसे होता है ना, पहले हम प्लान करते हैं फिर हम एक्चुअल करते हैं। कभी ऐसा होता है पहले मैंने कर लिया अब मैं प्लानिंग कर रहा हूं, ऐसा तो कभी नहीं होता ना। कोई मतलब बेवकूफी होगा जो करने के बाद प्लान करेगा कि मुझे क्या करना है। हाँ, क्या करना चाहिए था, इट इज ओके, ये भी ठीक है, ये तो लर्निंग है, ये तो बिल्कुल ठीक है। बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग कि पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर हम एग्जीक्यूशन करते हैं, फिर हम एक्चुअल की बात करते हैं। ओके, सो फर्स्ट प्लानिंग देन एक्चुअल। फर्स्ट प्लानिंग, पोस्ट एक्चुअल। तो बस इसी से याद रखो, पोस्ट मतलब बाद में। बाद में क्या आता है? प्लानिंग की एक्चुअल? एक्चुअल। बाद में एक्चुअल होता है, इस चीज से आप याद रखिएगा। एक्स पोस्ट का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअल सिनेरियोस। प्लानिंग के बाद का सिनेरियो इज एक्स पोस्ट। एक्स एंड, हाँ हाँ, एग्जीक्यूट कर लिया हमने, चालू कर दिया। अभी इन एक्चुअलिटी क्या चल रहा है, इन एक्चुअल सेंस क्या चल रहा है? दिस इज कॉल्ड एक्स पोस्ट, ठीक। एक्स एंड मतलब प्लानिंग फेज। सो द होल थ्योरी, होल कीन्शियन थ्योरी इज ऑन पेपर्स, ऑन प्लानिंग। एक्चुअल लाइफ कुछ भी हो सकती है, ये प्लान्ड वे में इस तरीके से काम करेगा। ये कौन बोल रहा है? कीन्शियन थ्योरी। ये सेम बात मैं बिल्कुल इनिशियल क्लासेस में भी समझा के आया था आपको। वो क्या? माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा आपकी एक्स एंड होती है, प्लानिंग पे, पेपर पे चलती है। एक्चुअल कुछ भी हो सकता है, यहां सब टेंड्स टू अप्रोच, जनरल ऑब्जर्वेशन, इन सब पे डिस्कशन होता है। माइक्रो एंड मैक्रो सब थ्योरी बेस्ड है, ऐसा होगा तो ऐसा होना चाहिए। दिस इज व्हाट माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। So it is very simple to understand कि the whole concept, whole micro and macroeconomics is X end, so obviously Keynesian approach is also an X end approach. दो assumption. First क्या था? We are dealing in short run equilibrium या short run में हम discussion कर रहे हैं. Second is that this whole Keynesian approach is an planned X end approach. Clear है? Third पे आते हैं. Third is very important. ध्यान सुनिएगा. ये one of the most important assumption है Keynes का, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की डिमांड एंड सप्लाई को एकदम से चेंज कर देता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। सिर्फ थर्ड नंबर assumption को क्या है? इकोनॉमी ऑलवेज हैव एक्सेस कैपेसिटी। इकोनॉमी में हमेशा एक्सेस कैपेसिटी है, किस चीज की? नहीं, इकोनॉमी हमेशा सप्लाई करती है, डिमांड इंडिविजुअल्स करते हैं। हम ह्यूमंस डिमांड करते हैं। इंडियन इकोनॉमी क्या डिमांड करी? कुछ नहीं, हम ही लोग हैं डिमांड करने वाले। इकोनॉमी हमेशा सप्लाई करती है। अब यहां वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? इकोनॉमी ऑलवेज हैव एक्सेस कैपेसिटी। जितनी डिमांड करोगे एग्जैक्टली उतना ही प्रोडक्शन इकोनॉमी आपको करके दे देगी। क्यों? क्योंकि उसका एक्सेस कैपेसिटी है। 10,000 शूज की जरूरत है, इकोनॉमी 10,000 शूज प्रोड्यूस कर रही है। 12,000 शूज की जरूरत है, 2,000 एक्स्ट्रा, इकोनॉमी 2,000 एक्स्ट्रा और प्रोड्यूस करेगी। कैसा हो सकता है? होता है एक्चुअल में? यस और नो? नहीं होता। होता है ना। आप जो भी चीज की डिमांड करते हो वो इकोनॉमी धीरे से पूरी कर जाती है। कोविड जैसे सिनेरियो में हॉस्पिटल बेड्स, ऑक्सीजन, ग्रेजुअली सब चीजें सही हो गई ना। थोड़ा टाइम लिया इकोनॉमी ने, लेकिन ग्रेजुअली पूरी की पूरी डिमांड को इकोनॉमी ने कवर अप कर लिया। इंडियन इकोनॉमी ने नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमी ने इस तरीके से बिहेव किया। सो इट इज अ वेरी जेन्युइन लॉजिकल आपका अजम्पशन है। स्टिल उसने कीन्स ने क्या अज्यूम किया कि इकोनॉमी में हमेशा एक्सेस कैपेसिटी होती है। अब इस एक छोटे से अजम्पशन का इंपैक्ट समझो। क्या है इंपैक्ट? इट मींस अगर डिमांड 10 से बढ़ेगी तो सप्लाई 10 से बढ़ जाएगी। डिमांड 5 से कम हो जाएगी तो सप्लाई 5 से कम हो जाएगी। एक्सेस कैपेसिटी है तो बढ़ाने की बात तो कर ही रहे हैं, कम भी तो हो जाएगी, नहीं करना नहीं होगा काम। सो दिस इज नेक्स्ट पॉइंट कि अगर ड्यू टू एक्सेस कैपेसिटी डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी। मेकिंग सेंस? इसका इफेक्ट क्या होगा? वो जो 11th का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में रिवाइज किया था। अगर डिमांड 10 से बढ़ी और सप्लाई भी 10 से बढ़ी तो प्राइस एज इट इज रहेगी। सो ड्यू टू दिस अजम्पशन ओनली प्राइस का रेलेवेंसी खत्म कर दिया कीन्स ने अपनी थ्योरी में। 11th कॉन्सेप्ट, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जहां पर मीट करते हैं वो इक्विलिब्रियम प्राइस होती है। ऐसे ही पढ़ा था हमने 11th में। प्राइस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है डिमांड और सप्लाई में? नहीं है। प्राइस से डिमांड बनती है, प्राइस से सप्लाई बनती है, इतना इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन कीन्स ने एक छोटा सा अजम्पशन लिया। क्या अजम्पशन लिया? कि जितने से डिमांड बढ़ेगी अगर उतने से सप्लाई बढ़ रही है, क्योंकि बढ़ रही है, तो प्राइस का इफेक्ट जीरो कर दिया उसने। ठीक, आगे देखते हैं।
इसके ऊपर हम आगे की स्लाइड में और एम्फेसिस करेंगे। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। पूरी इकोनॉमी में जब तक हम डिस्कशन कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आया, ये तो बट ऑब्वियस अजम्पशन है कोई भी थ्योरी को प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट, इकोनॉमी इज अ टू सेक्टर इकोनॉमी। दो सेक्टर कौन कौन से होते हैं? हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर, बिल्कुल ठीक है। तो इकोनॉमी इज इन टू सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट इज सी प्लस आई प्लस डी प्लस एक्स माइनस एम, यही पढ़ा था हमने। टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या क्या होता है? टू सेक्टर इकोनॉमी में सी प्लस आई दो ही चीजें होती हैं। जी तो गवर्नमेंट करती है, वो तो हम ले ही नहीं रहे। एक्स माइनस एम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड करता है, वो भी हम नहीं ले रहे। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में कंजम्पशन होता है और इन्वेस्टमेंट होता है। एक जो अजम्पशन कीन्स ने लिया वो क्या लिया कि इन्वेस्टमेंट्स आर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स। इस बात को समझ लो, व्हाट आर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है? जो सेल्फ, जो इंडिपेंडेंट चीजें होती हैं वो ऑटोनोमस होती है। कई बॉडीज होती हैं आपकी, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, दीज आर ऑटोनोमस बॉडीज। इसका मतलब अपने खुद के डिसीजंस लेते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट, बिल्कुल ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट जो है वो डिपेंडेंट नहीं है, वो सेल्फ डिपेंडेंट है। कैसे? कीन्स ने बोला आपकी इनकम से आपके इन्वेस्टमेंट डिपेंडेंट नहीं है। फिर से समझो, ज्यादा इनकम ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ऐसे होता है जनरली। पर कीन्स ने कहा मेरी थ्योरी में इस बात को मैं ऐसे यूज नहीं करूंगा। आप इन्वेस्ट करोगे लेकिन अपने इनकम बेस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, तो फिर कैसे करोगे? फिर से, अगर मुझे 100 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं तो मैं 100 रुपीज कहां से लाऊंगा? इनकम से। मगर कीन्स ने क्या बोल दिया? आप इनकम बेस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, फिर कैसे करोगे? सेविंग बेस्ड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कीन्स ने बोला कि इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज सेविंग बेस्ड। एक्चुअल में कभी इनकम बेस्ड इन्वेस्टमेंट होते ही नहीं है। अब मैं आपको ये पॉइंट भी प्रूव करता हूं, ये बुक्स में नहीं मिलेगा आपको। सुनो, इन्वेस्टमेंट मतलब घर खरीदना है। मान लो 50 लाख का घर है, कैसे खरीदोगे? हार्डकोर कैश दोगे क्या? नहीं दोगे। अच्छा, कुछ पोर्शन कैश दोगे क्या? हार्डकोर देते हैं। कितना देना चाहते हो बताओ? 15%, 15 लैक्स। चलो 15 लैक्स लेते हैं, ठीक। 15 लैक्स कैश जो आप हाउस परचेज करने के लिए दे रहे हो, क्या ये आउट ऑफ इनकम दे रहे हो क्या आउट ऑफ सेविंग्स दे रहे हो? आउट ऑफ सेविंग्स दे रहे हो ना सर, वो हमने बचा के रखे थे घर के लिए, तो 15 लाख हमने आपके घर के जो सेविंग्स थी वो हमने यहाँ पर घर के लिए कर दी। तो दिस इज वेरी मच अंडरस्टूड। ये 15 लाख जो है सर वो तो सेविंग बेस्ड हो गया। फिर कितने का लोन लेना पड़ेगा? 35 लाख का। यस, अभी ध्यान से समझना इस पॉइंट को। लोन में आप क्या पे करते हो? लोन में आप क्या पे करते हो पर मंथ? इंस्टॉलमेंट, ऐसे होता है। अच्छा, सपोज आपकी इंस्टॉलमेंट आई 20,000 रुपीज की, ठीक। कैन आई से कि अगर आपकी 1 लाख की इनकम है तो आप 1 लाख में से पहले 20,000 सेव करोगे, उसके बाद आप उसकी प्रीमियम पे करोगे। फिर से समझो, मेरी बात ध्यान से सुनो। वेट वेट, अगर आपकी 20,000 की, मुझे पूरा कंप्लीट करने दो, मैं बिल्कुल प्रूव करूंगा आप कहां कहां जा रहे हो। अगर आपकी 20,000 की इंस्टॉलमेंट है, आपकी इनकम है 1 लाख रुपीज की, ठीक। आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट इज 20,000। अगर आपकी इनकम 1,20,000 हो जाएगी, क्या आपकी इंस्टॉलमेंट चेंज होगी? नहीं। अच्छा, आपकी इनकम 80,000 हो जाएगी, क्या आपकी इंस्टॉलमेंट चेंज होगी? नहीं। तो एक बात तो हमें चीज समझ में आई कि इंस्टॉलमेंट का आपकी इनकम से कोई लिंक नहीं है, इंडिपेंडेंट हो गई इंस्टॉलमेंट। नाउ अगर आप पहले सेव नहीं करोगे और सीधे आप इनकम को एज अ होल यूज करोगे, तो देयर विल बी अ केस जहां आप इनकम पूरी एक्सपेंड कर दो और आपके पास इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए पैसा ही ना बचे। मुझे पता ही है कि मुझे 20,000 देने हैं, तो डेफिनेटली मैं पहले 20,000 सेट असाइड करूंगा, फिर अपने महीने के खर्चे को प्लान करूंगा। यही तो है ना। तो दैट इज द पॉइंट, दैट इज द परसेप्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या हम इसको किस तरीके से परसीव कर रहे हैं? एट फर्स्ट वी विल सेव 20,000। अब क्या होगा? हाउ वी थिंक, अच्छा 1 लाख की सैलरी है, 20,000 तो इंस्टॉलमेंट में जाने हैं, 10,000 का टैक्स जाना है, 70,000 से खर्चा करना है। ऐसे ही सोचता है कॉमन मैन। यस और नो? सो हर इन्वेस्टमेंट इन एक्चुअल सेंस सेविंग बेस्ड ही होता है। तो कीन्स ने उसको इस तरीके से प्लेस किया कि इन्वेस्टमेंट्स आर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी। इट मींस अगर इकोनॉमी की इनकम बढ़ रही है या घट रही है, उसका इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो उसने एक बार सोच लिया इतना करना है, तो वो पूरे साल उतना ही करेगा। मेकिंग सेंस? इस पॉइंट को हम आगे जाके फिर से और एलाबोरेट करेंगे इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट पर, ठीक है। फिर से 6 पॉइंट्स हैं, एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। वी आर डीलिंग इन शॉर्ट रन, पूरी कीन्शियन थ्योरी शॉर्ट रन में। नेक्स्ट, प्लान्ड है, एक्चुअल तो हो ही नहीं सकती, कोई भी थ्योरी एक्चुअल कैसे हो सकती है? प्लान्ड ही हो सकती है। तो उसने वो भी पोर्शन को कवर किया। एक्स एंड हमारी अप्रोच है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट अजम्पशन, वो क्या? इकोनॉमी ऑलवेज हैव एन एक्सेस कैपेसिटी। ऐसा एग्जाम में मत लिखना कि जितनी डिमांड बढ़ेगी उतनी सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस पे कोई चेंज नहीं आएगा। दिस इज नॉट एन अजम्पशन, दिस इज एन आउटकम ऑफ एन अजम्पशन। अजम्पशन क्या है कि इकोनॉमी में हमेशा एक्सेस कैपेसिटी। मैं जानबूझ के यहां भी आपको डिफरेंट कलर्स में दिख रहा है, मैं चाहूंगा आप उसको ब्रैकेट में लिखो अपने कॉपी में, क्योंकि ये अजम्पशन नहीं है। अजम्पशन क्या है? इकोनॉमी ऑलवेज हैव एन एक्सेस कैपेसिटी, ये अजम्पशन है। ओके, नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। इकोनॉमी इज 2 सेक्टर की बात कर रहे हैं, और अच्छा 2 सेक्टर में उसने समझाया है, लेकिन उसको हम 3 सेक्टर और 4 सेक्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आगे जाकर। अभी आप क्लास 12th में 2 सेक्टर ही पढ़ रहे हो, आगे जाके आप 3 और 4 भी पढ़ोगे। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट्स आर ऑटोनोमस। अब इसको लिख लो, फिर आगे देखें।
ओके चलिए अभी वापस से आते हैं हम assumption नंबर 3 पे, क्या एक्सेस कैपेसिटी। अभी हम एक्सेस कैपेसिटी को समझेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सप्लायर। सप्लायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सपोज यू आर अ सप्लायर, अगर आपके प्रोडक्ट की करंट डिमांड इज 100 यूनिट्स पर डे, ये डिमांड इंक्रीज होके 130 यूनिट्स पर डे की हो गई, आपकी सप्लाई भी 100 की है, तो आप कैसे मैनेज करोगे इस डिमांड को? नहीं सप्लाई अगर नहीं बढ़ाते तो कैसे मैनेज करोगे? सर प्राइस बढ़ाएंगे। क्या? प्राइस बढ़ा देंगे। यस फिर से अभी आपके प्रोडक्ट की जो सप्लाई है वो 100 यूनिट से, डिमांड 100 यूनिट से पर डे। आगे अभी अगर डिमांड 130 यूनिट्स पर डे की हो जाए और आप सप्लाई में कोई चेंज नहीं कर पा रहे हो, तो आप कैसे मैनेज करोगे सब इस डिमांड को, एक्सेस डिमांड को? प्राइस बढ़ा के। सिंपल है, ये तो पूरा 11th का कॉन्सेप्ट है, लॉजिकल आल्सो, क्या इसमें सर इकोनॉमिक्स को इन्वॉल्व करना है, समझ में आता है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट डे से ही 130 की सप्लाई इंक्रीज कर पाए तो क्या प्राइस इंक्रीज करोगे? नो नहीं। अगर आपने प्राइस बेटा इंक्रीज कर दी तो डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि अगर आप 1 रुपए से भी इंक्रीज करोगे तो कुछ तो डिमांड डिक्रीज होगी ना। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट द बेस्ट वर्क शुड बी एज इट इज, प्राइस रहने दो, जो मार्जिन आप पहले कमा रहे थे उतने कमाओ, ज्यादा से ज्यादा सेल करो। ओके सो ये पॉइंट क्या जस्टिफाइड है कि फ्रॉम सप्लायर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर डिमांड जितने से इंक्रीज हो रही है, सप्लाई भी एग्जैक्टली उतने से इंक्रीज हो जाए तो प्राइस बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये पॉइंट क्लियर है?